हेलो गुड मॉर्निंग जोहार आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल JL झारखंड लाइव्स में। तो दोस्तों आज है 28 अप्रैल। तो हम लोग यहाँ पर आज 28 अप्रैल के झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो जुड़े जाइए सभी लोग, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को जोहार। और चलिए हम लोग यहाँ पर आज के जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस बनेंगे वो सारे ही हम लोग यहाँ पर डिटेल्स में देखने वाले हैं। और दोस्तों यदि आप डेली करंट अफेयर्स के PDF चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहां पर क्लिक कर हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर डेली ही जो है वो करंट अफेयर्स की PDF प्रोवाइड कर दी जाती है। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग यहाँ पर आज पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। और आज का यहाँ पर जो पहला प्रश्न है, ठीक है, आज का यहाँ पर जो पहला प्रश्न है वो है, हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं पहला प्रश्न। और पहला प्रश्न है, इंडिया इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेयर 2023 का जो आयोजन है वो झारखंड के किस शहर में आयोजित की जा रही है। ठीक है, तो ये जो ट्रेड फेयर है, ठीक है, ये जो ट्रेड फेयर है इंडिया इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेयर 2023 का आयोजन झारखंड के किस शहर में आयोजित किया जा रहा है। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा, इसका सही आंसर जो है यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि रांची में इसका जो है वो आयोजन किया जा रहा है। कहां पर किया जा रहा है, ये जो आयोजन किया जा रहा है वो रांची शहर में किया जा रहा है, इंडिया इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेयर 2023 का आयोजन। तो चलिए हम लोग यहाँ पर पूरे डिटेल्स में देख लेते हैं कि आखिर ये कब से लेकर कब तक आयोजित की जा रही है और इसके आयोजित होने से या फिर इस मेगा ट्रेड फेयर जो आयोजन किया जा रहा है इसमें क्या खास बातें यहाँ पर रहेंगी। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, इंडिया इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेयर 2023 का आयोजन झारखंड के रांची शहर में आयोजित की जा रही है। और ये कहां पर की जा रही है, रांची में। तो रांची के मोराबादी मैदान में इंडिया इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेयर 28 अप्रैल से ये शुरू हो रहा है और ये 8 मई तक यहाँ पर चलेगा। ठीक है, झारखंड चैम्बर और GS मार्केटिंग एसोसिएट्स के संयुक्त तत्वाधान में ये आयोजित की जा रही है। और वर्ष 2019 में अंतिम बार यह जो फेयर है, ट्रेड फेयर है, वो आयोजित की गई थी वर्ष 2019 में। उसके बाद जो है वो कोरोना काल आया था, कोविड के कारण 3 साल तक जो है वो यहाँ पर ये इस फेयर का आयोजन नहीं हो पाया था। लेकिन अब यहाँ पर जो है वो इसका आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है। फेयर में जो है वो इस मेगा ट्रेड फेयर में यहाँ पर थाईलैंड, अफगानिस्तान, टर्की, इजिप्ट, भूटान, ईरान समेत 9 देशों और 15 राज्यों के उत्पादों की यहाँ पर जो है वो प्रदर्शनी लगाई जाएगी। ठीक है, तो सिर्फ इंडिया के ही नहीं बल्कि क्योंकि ये मेगा इंटरनेशनल ट्रेड फेयर है तो इसमें देश विदेश के अलग अलग देशों के भी यहाँ पर उत्पाद जो है वो प्रदर्शनी के तौर पर यहाँ पर लगाए जाएंगे। इसमें कौन कौन से देश होंगे, थाईलैंड होगा, अफगानिस्तान होगा, टर्की होगा, इजिप्ट होगा, भूटान होगा, ईरान समेत 9 देश हैं और 15 राज्यों के उत्पादों का यहाँ पर जो है वो स्टॉल लगाया जाएगा, प्रदर्शनी लगाई जाएगी। और ये मेगा ट्रेड फेयर का आयोजन झारखंड के किस शहर में किया जा रहा है, तो ये जो किया जा रहा है वो झारखंड की राजधानी रांची में यहाँ पर किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगला क्वेश्चन यहाँ पर है वो है सेकेंड नंबर क्वेश्चन। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय अंडर 17 वीमेंस एशियन कप के लिए फुटबॉल टीम में झारखंड के कितने महिला फुटबॉलर को जो है वो यहाँ पर सिलेक्शन किया गया है, चयन किया गया है। ठीक है, कितने महिला फुटबॉलर हैं जो झारखंड से शामिल हुई हैं, झारखंड से यहाँ पर जो है वो उनका सिलेक्शन हुआ है इंडियन टीम में। ठीक है, तो हाल ही में यहाँ पर जो है वो भारतीय अंडर 17 वीमेंस एशियन कप के लिए यहाँ पर फुटबॉल टीम का चयन किया गया है। और इसमें झारखंड के जो कुल महिला फुटबॉलर यहाँ पर शामिल हैं उनकी संख्या कितनी है, तो उनकी संख्या जो है वो 6 है। 6 महिला फुटबॉलरों का यहाँ पर जो है वो चयन हुआ है भारतीय अंडर 17 वीमेंस एशिया कप के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, भारतीय अंडर 17 वीमेंस एशियन कप के लिए फुटबॉल टीम में झारखंड के कितने महिला फुटबॉलरों का चयन किया गया है, तो 6 महिला फुटबॉलरों का चयन किया गया है। ये 6 महिला फुटबॉलर कौन कौन है, तो उनके नाम चलिए हम लोग यहाँ पर डिटेल्स में देख लेते हैं। तो AFC अंडर 17 वीमेंस एशियन कप का आयोजन 22 से 29 अप्रैल तक इंडोनेशिया में यहाँ पर किया जा रहा है। इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट के लिए भारत के लिए 23 सदस्यीय टीम की घोषणा की गई है। इस जो टीम है यहाँ पर चयन किया गया है उसमें 23 फुटबॉलरों का यहाँ पर चयन किया गया है। उसमें से झारखंड से जो है वो 6 महिला खिलाड़ी यहाँ पर शामिल हैं। और टीम में जगह बनाने वाली झारखंड खिलाड़ियों में कौन कौन है, तो डिफेंडर विकसित बारा है, मिडफील्डर ललिता बोयपाय है और स्ट्राइकर काजल कुमारी है,
मिडफील्डर शिवानी टोपो हैं और बबीता कुमारी और गोलकीपर अनीशा उरांव शामिल है। तो ये 6 महिला फुटबॉलर शामिल हैं यहाँ पर अंडर 17 विमेन्स एशियन कप के लिए जो चयन किया गया है भारतीय टीम का, उसमें झारखंड से 6 महिला फुटबॉलरों का सिलेक्शन किया गया है, चयन किया गया है। ठीक है, तो ये इनके यहाँ पर नाम आप सभी देख पा रहे हैं। ठीक है, चलिए ये याद रखिएगा, 6 महिला फुटबॉलरों का यहाँ पर चयन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, वो है 26वीं नेशनल फेडरेशन कप सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी झारखंड के किस शहर को सौंपी गई है। ठीक है, तो 26वीं जो नेशनल फेडरेशन कप सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप का जो आयोजन किया जाएगा वो झारखंड के किस शहर में किया जाएगा। यहाँ पर मेजबानी सौंपी गई है, यानी कि जो आयोजन यहाँ पर इस शहर में किया जाएगा, तो ये झारखंड का कौन सा शहर है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ये जो यहाँ पर आयोजित की जाएगी चैंपियनशिप वो किस शहर में की जाएगी, तो ये जो की जाएगी वो रांची शहर में की जाएगी। किस शहर में की जाएगी, रांची शहर में जो है यहाँ पर इसका आयोजन किया जाएगा। तो 26वीं नेशनल फेडरेशन कप सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप है जिसकी मेजबानी जो सौंपी गई है, इसका जो आयोजन किया जाएगा यहाँ पर वो कहाँ पर किया जाएगा, झारखंड की राजधानी रांची में किया जाएगा। चलिए इस संबंधित जो भी फैक्ट्स यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं वो हम लोग डिटेल्स में देख लेते हैं। तो 26वीं नेशनल फेडरेशन कप सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी रांची को सौंपी गई है। रांची जो है वो पहली बार इस चैंपियनशिप का यहाँ पर आयोजित करने जा रहा है। ठीक है, होस्ट करने जा रहा है रांची पहली बार। यह चैंपियनशिप 15 से 18 मई तक मोराबादी स्थित बिरसा मुंडा स्टेडियम में यहाँ पर आयोजित किया जाएगा। तो ये रांची में पहली बार इस प्रतियोगिता का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है, 26वीं नेशनल फेडरेशन कप सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप का। इस प्रतियोगिता में प्रदर्शन के आधार पर जो है वो खिलाड़ियों का भारतीय एथलेटिक्स एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई कर सकेंगे। चैंपियनशिप में देश के करीब 800 महिला और पुरुष यहाँ पर एथलीट जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे, हिस्सा लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देश भर से जो है वो एथलीट्स है वो लगभग 800 यहाँ पर शामिल होंगे इस चैंपियनशिप में, और इसी के आधार पर जो है वो इस प्रतियोगिता में प्रदर्शन के आधार पर यहाँ पर जिस तरह से खिलाड़ियों का प्रदर्शन रहेगा उसी के अकॉर्डिंग जो है वो भारतीय एथलीट एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए वो क्वालिफाई करेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पर याद रखिएगा, 26वीं नेशनल फेडरेशन कप सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन जो है वो पहली बार झारखंड में जो है वो कहां पर आयोजित की जाएगी, तो वो रांची में की जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, वो है हाल ही में जारी हुई अर्नेस्ट एंड यंग और क्लाइमेट ट्रेंड सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार झारखंड के कितने फीसदी कोयला मजदूर सिलिकोसिस बीमारी से ग्रसित है। सिलिकोसिस मतलब क्या होता है ना, कि जैसे वो कि माइनिंग एरिया जो होता है, ठीक है, सपोज वहां पर क्या होता है, कोयला का माइनिंग एरिया है, तो क्या होता है कि वहां पर डस्ट उड़ता है, और डस्ट जो है वो क्या होता है, वो उनके हार्ट में, लंग्स में, फेफड़े में जो है वो जाकर वो फंस जाता है और उनको सांस लेने में दिक्कत होती है। तो यही यहाँ पर एक सर्वे जारी हुआ है, रिपोर्ट जारी हुआ है, और ये जो रिपोर्ट जारी की गई है वो अर्नेस्ट एंड यंग और क्लाइमेट ट्रेंड सर्वे है। इस रिपोर्ट के अनुसार झारखंड के कितने फीसदी ऐसे कोयला मजदूर हैं जिनको ये बीमारी यहाँ पर शिकायत मिली है, या कहिए कि इनको ये परेशानी यहाँ पर हो रही है, कितने फीसदी ऐसे कोयला मजदूर हैं झारखंड में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर जो इनकी प्रतिशत है वो कितनी है, 28% है। 28% यहाँ पर झारखंड में जो कोयला मजदूर है उनको सिलिकोसिस बीमारी जो है वो यहाँ पर वो ग्रसित है उससे, या फिर लगभग 30% ऐसे कोयला मजदूर हैं कि जिनको यहाँ पर सांस लेने में जो है वो दिक्कत होती है, तकलीफ होती है। ठीक है, तो ये कोयला मजदूर है, और इनकी यहाँ पर हाल ही में एक रिपोर्ट जारी हुई है, अर्नेस्ट एंड यंग और क्लाइमेट ट्रेंड सर्वे। इस रिपोर्ट में ये सारी बातें सामने निकल कर आ रही हैं, और इस रिपोर्ट में क्या क्या बातें सामने निकल कर आ रही हैं वो हम लोग चलिए डिटेल्स में देख लेते हैं। तो झारखंड की कोयला खदानों से उत्पादन कम होने या बंद करने के मुद्दे पर अर्नेस्ट एंड यंग और क्लाइमेट ट्रेंड ने रिपोर्ट जारी की है, और दोनों संस्थाओं ने मिलकर जो है वो झारखंड के 6000 मजदूरों पर ये सर्वे जो है यहाँ पर किया गया है, और इसमें पाया गया है कि कोयला खनन से जुड़े 1/3 मजदूरों की बीमारी का कारण जो है वो क्या है, प्रदूषण है, और इन बीमारियों में से 28% मजदूर सिलिकोसिस से पीड़ित हैं, जबकि 25% को सांस संबंधी रोग है, यानी कि सांस लेने संबंधित जो भी उनको समस्या होती है उससे वो ग्रसित है यहाँ पर। ठीक है, तो ये सारी बातें सामने यहाँ पर निकल कर आ रही हैं रिपोर्ट में। सर्वे में पाया गया है कि कोयला क्षेत्र में काम करने वाले जो 50% मजदूर हैं मानते हैं कि वह दूसरे काम के लायक नहीं है, और 1/3 कोयला मजदूरों का मानना है
कि उनके पास रोजगार करने के लिए पैसा भी नहीं है। 94% मजदूरों का मानना है कि उनको तकनीकी प्रशिक्षण नहीं मिला है और 86% मजदूर चाहते हैं कि उनकी क्षमता का विकास हो। तो ये सारी बातें इस रिपोर्ट में सामने बातें निकल कर आ रही है। जो कोयला मजदूर हैं उनसे संबंधित एक सर्वे यहाँ पर जारी किया गया था और ये अलग अलग यहाँ पर इसमें डाटा जो है वो निकल कर आ रहा है। ठीक है, चलिए, तो ये यहाँ पर ये रिपोर्ट थी अर्नेस्ट एंड यंग यहाँ पर ट्रेंड सर्वे जो रिपोर्ट जारी किया गया था। ये यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये सर्वे रिपोर्ट जो है वो यहाँ पर कोलकाता में जारी किया गया है और ये सर्वे जो किया गया है वो झारखंड में किया गया था। ठीक है, तो झारखंड जैसे राज्य में कई ऐसे जिले हैं जहां कोयला पर निर्भरता बहुत अधिक है। बिना प्लान के खदानों को बंद होने का असर कई जिलों में दिखता है और इस पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। तो बहुत सारे ऐसे जिले हैं जहां पर सिर्फ माइनिंग जो है वहां पर वो मजदूर है, वहां पर उसी पे डिपेंडेंट है। ठीक है, और कोई रोजगार उनके पास नहीं है। तो अगर माइनिंग अगर यहाँ पर बंद भी होता है तो उन पर उनको बहुत ज्यादा यहाँ पर समस्या होगी, परेशानी होगी यहाँ पर मजदूरों को। ठीक है, ये भी एक यहाँ पर सोचने वाली बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, हाल ही में किसे काव्य संग्रह वामा के लिए, ठीक है, काव्य संग्रह है एक, उसका नाम क्या है, वामा, वामा के लिए अमर साहित्य रत्न सम्मान 2023 प्रदान किया गया है। तो ये कौन है? ठीक है, हाल ही में किसे काव्य संग्रह के लिए जो है यहाँ पर वामा पुस्तक का जो नाम है, काव्य संग्रह पुस्तक का नाम है वह है वामा के लिए अमर साहित्य रत्न सम्मान 2023 प्रदान किया गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये है चेतनाश्री। कौन है? चेतनाश्री है, जिनको काव्य संग्रह वामा के लिए यहाँ पर जो है वो अमर साहित्य रत्न सम्मान 2023 प्रदान किया गया। तो ये रांची से बिलोंग करती हैं और इन्हीं को जो है वो ये अवार्ड यहाँ पर प्रदान किया गया है। ठीक है, चलिए हम लोग डिटेल्स में देख लेते हैं इनके बारे में यहाँ पर और इनकी कौन कौन सी और रचनाएं हैं। ठीक है, रांची की चेतनाश्री को काव्य संग्रह वामा के लिए अमर साहित्य रत्न 2023 सम्मान प्रदान किया गया है और ये जो है फिलहाल 12वीं की परीक्षा दी है और उसके बाद ये फिर यहाँ पर चेतनाश्री जो है वो एक इस काव्य संग्रह को पूरा की है। ठीक है, तो कितनी छोटी उम्र में इन्होंने जो है वो कितने बड़ी काम कर रही हैं वो। ठीक है, और रचना में वर्तमान भारतीय समाज में पुरुष सत्तात्मक व्यवस्था का चित्रण किया गया है। ठीक है, पुरुष सत्तात्मक यानी कि पुरुषों का जो सत्तात्मक है उसके बारे में यहाँ पर किस तरह से व्यवस्था है भारत में, भारतीय समाज में, उस पर वर्णन किया गया है। और प्रारंभ से ही चेतनाश्री का झुकाव हिंदी साहित्य की ओर रहा है। हाल के दिनों में चेतनाश्री के काव्य रचना बस कुछ सवाल, एक थी कोई और ए मुसाफिर के लिए साहित्य सेवा भारती रत्न से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है, इनको और भी अवार्ड यहाँ पर मिले हैं और कौन सा अवार्ड मिला था? साहित्य सेवा भारती रत्न सम्मान भी इनको यहाँ पर दिया गया था। ठीक है, इनकी अन्य जो यहाँ पर साहित्य कहिए कि ये काव्यश्री है, काव्य रचना है यहाँ पर वो जो है इनके द्वारा लिखा गया है, एक थी कोई यहाँ पर और ए मुसाफिर, बस कुछ सवाल, ये सारे जो है इनके काव्य संग्रह हैं और इन्हीं के द्वारा ही लिखा गया। इसमें से एक और काव्य संग्रह जुड़ गया है, क्या नाम है? वामा। ठीक है, वामा के लिए जो है इनको अमर साहित्य रत्न सम्मान 2023 प्रदान किया गया है। तो ये है यहाँ पर रचनाश्री, पिक्चर में कि आप देख पा रहे हैं, इन्होंने ही यहाँ पर इन्हें ही जो ये अवार्ड है वो प्रदान किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, वन विज्ञान प्रशिक्षण केंद्र झारखंड की आधारशिला राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने किस जिले में रखी है? तो वर्तमान में झारखंड के जो राज्यपाल हैं वो कौन है? तो वो है सीपी राधाकृष्णन है। मैंने आपको डिटेल्स में बता चुका हूं, पहले भी बता चुका हूं, जब ये नए राज्यपाल नियुक्त हुए थे तो उससे संबंधित एक अलग से वीडियो भी मैं बना चुका हूं, है ना। तो आप उसे अगर नहीं देखे हैं इनके बारे में जाकर डिटेल्स में देख सकते हैं, उसमें काफी फैक्ट्स जो है वो मैं वहां पर डिटेल्स में बताया हूं। तो यहाँ पर जो वर्तमान में झारखंड के राज्यपाल हैं सीपी राधाकृष्णन, उन्होंने वन विज्ञान प्रशिक्षण केंद्र की आधारशिला रखी है, यानी कि उसकी नींव रखी है, यानी कि उसकी जो है वो पहले ईंट यहाँ पर उसकी जुड़ गई है। अब ये भवन बनेगा, यानी कि जो कहे कि प्रशिक्षण केंद्र है, वन विज्ञान प्रशिक्षण केंद्र, इसका निर्माण अब यहाँ पर शुरू हो गया है। तो ये जो यहाँ पर आधारशिला रखी गई है वो झारखंड के किस जिले में रखी गई है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गुमला जिले में इसकी आधारशिला रखी गई है। किस जिले में रखी गई है? गुमला जिले में इसकी आधारशिला रखी गई है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब गुमला जिले के किस स्थान पर यहाँ पर आधारशिला रखी गई है, यानी किस स्थान पर इसका निर्माण किया जा रहा है, स्थापना किया जा रहा है?
तो वो चलिए हम लोग यहाँ पर डिटेल्स में देख लेते हैं। तो वन विज्ञान प्रशिक्षण केंद्र झारखंड की आधारशिला राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने गुमला जिले में रखी है। और गुमला जिले का कौन सा स्थान है? गुमला जिले का जो है वो ये बिशुनपुर के अंतर्गत बलातू पड़ता है स्थान, ठीक है। यहीं पर जो है वो इसकी स्थापना की जा रही है, ठीक है। जो वन विज्ञान प्रशिक्षण केंद्र है वो कहां पर किया जा रहा है? गुमला के बलातू में, जो कि बिशुनपुर के अंतर्गत आता है। इस वन विज्ञान केंद्र के स्थापित होने से राज्य के लिए बड़े पैमाने पर राजस्व जुटाने में मददगार साबित होगा। भविष्य में यहाँ पर शोधकर्ता और औषधीय पादप विशेषज्ञ IIMTC संस्थान झारखंड ही नहीं बल्कि देश के अन्य हिस्सों से भी युवा उद्यमी इसके बेहतरीन जीनोम पर काम करेंगे, ठीक है। तो रिसर्च का यहाँ पर काम होगा। यहाँ पर जो है वो अन्य बहुत सारे जो राजस्व के संसाधन है उसका उपाय किया जाएगा, है ना। तो ये वन विज्ञान प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना जो की जा रही है वो कहाँ पर की जा रही है? झारखंड के गुमला जिले के अंतर्गत बलातू में की जा रही है, ठीक है। चलिए, तो ये आप यहाँ पर याद रखिएगा, इसकी जो है वो निर्माण शुरू हो गई है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आंसर ऑफ द डे, और हम लोग यहाँ पर पिछले सेशन में जो आपसे प्रश्न पूछा गया था उसका सही आंसर हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था? क्वेश्चन पूछा गया था झारखंड राज्य का वह पहला जिला कौन सा है जिसे लोक प्रशासन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए PM अवार्ड यानी कि प्रधानमंत्री अवार्ड प्रदान किया गया है वर्ष 2023 में। तो ये जो जिला था इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि गुमला। गुमला जिला जो जिसे प्रधानमंत्री अवार्ड प्रदान किया गया है, और आप लोगों ने मैक्सिमम लोग इसका सही आंसर कमेंट किए थे। ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री अवार्ड जो प्रदान किया गया है यहाँ पर लोक प्रशासन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए, वो गुमला जिले को प्रदान किया गया है, ठीक है। तो गुमला जिले को हॉलिस्टिक डेवलपमेंट थ्रू एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ओवरऑल प्रोग्रेस विद स्पेशल फोकस ऑन सैचुरेशन की श्रेणी में देश का सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड जो है प्रधानमंत्री अवार्ड वो प्रदान किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर यह अवार्ड प्रदान किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। प्रधानमंत्री अवार्ड 2023 वो गुमला को यहाँ पर किया गया है। वर्तमान में जो उपायुक्त है वहां के कौन है? गुमला जिले के सुशांत गौरव हैं वहां के वर्तमान में। जो DC है उन्होंने ही ये जो है वो अवार्ड यहाँ पर कहिए कि ग्रहण किया है ना। और यहाँ पर देख लीजिए गुमला क्षेत्र ने अलग अलग क्षेत्र में जो है वो बेहतर कार्य किए हैं, यानी कि ओवरऑल परफॉर्मेंस के आधार पर यह अवार्ड दिया गया था, ठीक है। सभी क्षेत्रों में यहाँ पर बेहतर कार्य करना होता है तभी ये जो है अवार्ड यहाँ पर दिया जाता है। जैसा कि पिक्चर में देख पा रहे हैं गुमला जिले को प्रधानमंत्री अवार्ड यहाँ पर प्रदान किया गया है। ये है DC गुमला जिले के, और वो ही यहाँ पर अवार्ड जो है वो ग्रहण कर रहे हैं। चलिए आज का हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन ऑफ द डे, और इसका सही आंसर आप सबको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है झारखंड के किस पंचायत को नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन जो है वो देख लीजिए। यहाँ पर ऑप्शन है कपिलो, दूसरा है अनगढ़ा, तीसरा ऑप्शन है आपका यहाँ पर बेड़ो, चौथा ऑप्शन है बुंडू, ठीक है। तो आपको कमेंट करके बताना है कि झारखंड के किस पंचायत को नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है। और यहाँ पर आंसर तो बताना ही है, साथ साथ में आपको ये भी बताना है कि ये पंचायत जो है, ठीक है, जो पंचायत आप आंसर कमेंट करेंगे वो किस जिले में, ठीक है, झारखंड के किस जिले में है ये भी आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। किस जिले में है वो भी आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। तो आप सब जरूर इसका सही आंसर कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये थी यहाँ पर आज की झारखंड की महत्वपूर्ण करेंट अफेयर क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ कि आपको सेशन पसंद आई होगी, तो जरूर आप सब एक लाइक करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दिया करिए ताकि आपके दोस्त भी जुड़ सके और यहाँ पर डेली ही करेंट अफेयर्स जो है वो सेशन देख सके। और PDF के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। और दोस्तों यदि आप SSC सेंट्रल SSC की तैयारी कर रहे हैं तो CGL की हो चाहे CHSL की हो चाहे MTS की हो, आप यहाँ पर ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेस यहाँ पर कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर झारखंड SI की भी बैच चल रही है और CGL की भी बैच यहाँ पर जल्द ही जो है वो शुरू होने वाली है। नई जो वैकेंसी आ रही है वर्ष 2023 में, उसके लिए भी प्रॉपर यहाँ पर वैकेंसी जो है वो जल्द यहाँ पर आने वाली है, तो उसकी भी क्लासेस यहाँ पर चलेंगी, ठीक है। तो और सभी ऑनलाइन क्लासेस से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो हमारा ऐप है JL लर्निंग ऐप, आप उसे इंस्टॉल कर लीजिए, ठीक है। JL लर्निंग ऐप है, उसे इंस्टॉल कर लीजिए और वहां पर हमारी सारी क्लासेस जो है वो ऑनलाइन चल रही हैं। तो आप वहां पर अफोर्डेबल
फी में आप वहाँ पर क्लासेस ज्वाइन करके अपनी बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन को समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे सुबह इसी टाइम, सुबह 6 बजे मॉर्निंग में। तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए, मोटिवेटेड रहिए और पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।